राधे राधे मित्रों, मैं राम गोपाल आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शब्द विचार पर एक टॉपिक लेके आऊँगा, जो मेरा अगला वीडियो होगा। मित्रों, मैंने तो ठान लिया है इस बार कि मैं आपकी सी-टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी और सी-टेट दोनों की तैयारी करा के रहूँगा। और मित्रों, मेरा ये जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण, मैं से इस तरह से तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, जिससे ये आपको रीट में, सी-टेट में, यूपी टेट में और आरपीएससी के सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में रीट होता ही है, तो उन सब में आपको ये लाभ पहुँचाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको लाभ पहुँचाना है, कैसे भी आपको लाभ मिले। आप कभी ये कह सको कि मैंने उस व्यक्ति की वीडियो देखी थी जिससे मुझे लाभ मिला, और मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा प्लीज़। और जो भी आपको उचित अनुचित लगे, अगर आप चाहते हैं कि ये सुधार होना चाहिए, तो उसके बाबत आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य कहें। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है शब्द विचार। इससे पहले हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की। किसी भी भाषा के लिए उसके वर्ण प्रमुख होते हैं, जिससे वो तैयार होती है, जो उसका सबसे छोटा खंड होता है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन उनसे मिलकर के शब्द बनता है। शब्द का निर्माण वर्ण से होता है। शब्द विचार वर्ण विचार से बड़ा भाग है, बड़ा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया है भागों में। ये पहला भाग है। अब मित्रों, मैं देखता हूँ कि इसके अनुसार कितने भाग आपके तैयार होंगे। मेरी कोशिश है कि 20 मिनट के आसपास एक वीडियो तैयार हो, इससे ज़्यादा का ना हो। मेरी कोशिश आज भी यही रहेगी। इसीलिए मैंने बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है, शब्द कैसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को, देखिए यहां मैंने सार्थक शब्द लगाया है। ये निरर्थक शब्द, जैसे सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए लमक शब्द होता, तो वो सार्थक नहीं है, तो इसका मतलब वो शब्द नहीं है। हालांकि इसमें एक अर्थ की दृष्टि से होता है सार्थक और निरर्थक, लेकिन उस निरर्थक का कोई उपयोग नहीं होता, इसलिए शब्द वही है जो सार्थक हो। व्याकरण में शब्द का वर्गीकरण इस प्रकार है, वो देखते हैं। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो व्याकरण की उसकी प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अवकारी। विकारी और अवकारी, ये देखिए, विकारी और अविकारी। विकारी वो है जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, कोई परिवर्तन हो सकता है। अविकारी वो है जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अविकारी से ही मित्रों अव्ययी भाव समास बना है, या ये कह लीजिए कि अविकारी का ज्ञान नहीं है तो अव्ययी भाव समास तो नहीं आएगा, क्योंकि अविकारी का ही दूसरा नाम अव्यय होता है। जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसका व्यय नहीं किया जा सकता, वो अव्यय है, वही अविकारी है। ये व्याकरण की दृष्टि से दो होते हैं मित्रों। बनावट अथवा रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। देखिए, प्रयोग की दृष्टि से तो 2 भेद होते हैं, और बनावट अथवा रचना की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं मित्रों? रूढ़, जो परंपरा से चले आ रहे हैं। यौगिक, जो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। 3 शब्द भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। कहा यह जाता है मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर। जैसे विज्ञान में होते हैं ना यौगिक, 2 पदार्थों को मिलकर तीसरा पदार्थ तैयार होता है, वो यौगिक कहलाता है। जैसे धातुओं में पीतल तैयार होता है। और इसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़ जिनका जोड़ तो हुआ है 2 शब्दों से, लेकिन वो किसी एक चीज के लिए, एक शब्द के लिए प्रस्तुत हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं। जैसे हिमालय, जैसे पंकज, और भी हिंदी साहित्य में बहुत शब्द मिलते हैं, जैसे कि लंबोदर। लगभग मित्रों इसमें सभी बहुब्रीहि समास आ जाते हैं। लगभग इसमें सभी बहुब्रीहि समास आ जाते हैं। कोई ना आ पाए तो एक अपवाद वाली बात एक अलग हो सकती है, नहीं लगभग इसमें सभी अव्ययी भाव समास आ जाते हैं योग रूढ़ में। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, इसका अर्थ होता है गणेश जी, लेकिन लंबा उदर किसी का भी हो सकता है, लेकिन योग रूढ़ में वही आएगा जो किसी चीज के लिए प्रस्तुत हुआ है, निश्चित हो गया है। तो लंबोदर आज सिर्फ गणेश जी को कहते हैं, और चल किसी का भी लंबा उदर हो, इस तरह से।
अब आते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था सार्थक, निरर्थक। वर्णों का जब मेल करते हैं तो सार्थक शब्द बनेगा या निरर्थक। देखिए, राम बनेगा, जैसे कि नमक है। मैंने मित्रों राम को इसलिए छोड़ दिया, राम को उल्टा सीधा करो कुछ ना कुछ अर्थ निकल आता है। जैसे रमा, मार, मरा हो ही जाता है कुछ ना कुछ। और देखिए कामनो, अब इसको उल्टा कर दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। मनक, मनक का भी कोई अर्थ नहीं है, तो वो निरर्थक हो गए, जिनका कोई अर्थ नहीं है। व्याकरण में मित्रों निरर्थक का कोई रोल नहीं होता, निरर्थक की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन इनको माना गया है। आप किसी चीज का सार्थक बनाएंगे तो उसका विपरीत तो होना चाहिए ना, बस वो ये है। उत्पत्ति के आधार पर मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है मित्रों। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। समझना, तत्सम वो हैं जो संस्कृत के समान है। तत्सम का संधि विच्छेद भी यही होता है, तत्सम। तत् अर्थात उसके समान, सम माने समान, उसके समान। किसके समान? जिस भाषा से ये भाषा निकली है उसके समान। किससे निकली है? संस्कृत से निकली है, इसलिए संस्कृत से समान। संस्कृत के सभी शब्द तत्सम कहलाते हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं। तद्भव, तद्भव का मतलब है उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न तो है। तत् उद्भव, उससे उत्पन्न तो है लेकिन उस जैसे नहीं रहे, थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, वो तद्भव कहलाते हैं। अब मित्रों अब आता है देशज, जिसका निर्माण ध्वनियों के आधार पर, बोली के आधार पर या किसी विशेष आदतों के आधार पर कर लिया जाए। जैसे बिल्ली की आवाज है म्याऊं म्याऊं, तो ये देशज शब्द हुआ। जैसे लोटा है, देशज शब्द हुआ। जैसे पानी वर्षा रिमझिम रिमझिम, तो रिमझिम रिमझिम देशज शब्द हुआ, क्योंकि इनका कोई स्रोत नहीं मिलता। देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं मिलता मित्रों, ये बड़ी पहचान है। विदेशज, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। मित्रों हमारी भाषा के साथ क्या है, वैसे तो अंग्रेजी का भी है, अंग्रेजी में लैटिन के शब्द हैं, ग्रीक के शब्द हैं, फ्रांस के शब्द हैं, जर्मनी के शब्द हैं, लेकिन कम मात्रा में। हमारे साथ हुआ क्या, हमको आक्रमण व आक्रमण झेलने पड़े। कभी पुर्तगाली आए, कभी चीनी, चीनी यहाँ नहीं आए लेकिन चीन के शब्द इसमें हैं। या तो चीन के लोग वहाँ आवागमन रहा हो या बौद्ध के समय कुछ हुआ हो, चीन के शब्द यहाँ हैं। जैसे चीनी और चाय, लीची। जैसे जापान गए तो वहाँ के शब्द, अंग्रेजी के शब्द इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का आपको पता ही है दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है हमारे देश का अंग्रेजों से जुड़ा हुआ, और मुगलों के शब्द इसमें पड़े हुए हैं। इसमें अरबी फारसी भी शब्द हैं, वो विदेशी शब्द हैं मित्रों। अब है संकर। देखिए मैंने वैसा संकर नहीं लिखा, एक संकर ये होता है, ये वाला संकर। इसका मतलब होता है भगवान शिव शंकर। इसका मतलब होता है मिश्रण, संकर मिश्रण, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने शब्द। जैसे कि डाक खाना, डाक अंग्रेजी का शब्द है, खाना हिंदी का शब्द है। इस तरह के शब्द मित्रों। अब थोड़ा विस्तार में बात करते हैं। पहले लेते हैं प्रयोग की दृष्टि से शब्द। प्रयोग की दृष्टि से मित्रों शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक तो बताया था आपको विकारी, एक अवकारी। मित्रों विकारी वो है जिनमें लिंग वचन और कारक के अनुसार, ये कारक लग गया मुझसे, मैंने पिछली बार भी इसे सुधार दिया था। कारक, लिंग वचन और कारक, कारक के अनुसार रूप परिवर्तन हो जाए, शब्द का रूप परिवर्तन हो जाए, वे विकारी शब्द हैं। जैसे उसका घर है, अब देखिए लिंग के अनुसार यह रूप परिवर्तन हुआ है। घर पुरुषलिंग है तो पुल्लिंग के आधार पर का आया है, और किताब स्त्रीलिंग है तो की आया है। इसी तरह से लिंग वचन और कारक के अनुसार जो रूप परिवर्तन हो जाए वे विकारी हैं। अब आते हैं जैसे कि वह घर जाता है और वह घर जाती है, तो क्रिया बदल गई।
तो क्रिया क्या है? विकारी हुई। ऐसे समझिए इस बात को। अविकारी वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन ना हो अवकारी कहलाते हैं, जैसे तथा, अथवा, है को, इन चीजों को आप नहीं बदल सकते। ऐसे बहुत शब्द हैं, जैसे यद्यपि, यद्यपि का यद्यपा थोड़ी लिखते हैं, क्या यद्यपे लिखते हैं? वो नहीं लिखते। अथवा का अथवे नहीं लिखते, अथवी नहीं लिखते, तथा का तथी नहीं लिखते, तथे नहीं लिखते। ये वैसे वैसे रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए आप कहिए जैसे किताब तथा पानी लाओ, सीता तथा मोहन बुधू, कोई रूप में परिवर्तन नहीं हुआ। इस तरह से मित्रों विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अभी मैंने बताया प्रयोग की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अवकारी। और मित्रों विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अवकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। मित्रों बात को समझिए, अब आप बात को समझिए। संज्ञा का रूप परिवर्तन हो जाता है, सर्वनाम के रूप परिवर्तन हो जाते हैं, उसका, उसकी, मैंने, मुझको, इस तरह से। और संज्ञा के भी मित्र रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि प्रसन्न, प्रसन्नता, इस तरह से। विशेषण, विशेषण जैसे काला, काली, लिंग वचन कारक के अनुसार बदल रहा है। देखिए रमेश काला है, और कोई उदाहरण ले लीजिए किसी लड़की का, रोशनी काली है। प्लीज कोई रोशनी हो तो बुरा न माने, आज से सिर्फ उदाहरण देकर समझाना है। तो विशेषण क्या है? विकारी हुआ। क्रिया जैसे जाता है तो जाती भी होता है, जाते भी होता है, खाता, खाते, खाना, पीना, पीते, पीती, पीते, पीता, इस तरह से। तो इनके रूप परिवर्तन हो जाते हैं। अब देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे कि धीरे धीरे, तो धीरे धीरे का धीरा धीरा नहीं होता। संबंध बोधक, संबंध बोधक जैसे उसका, जैसे जिसका, इनके रूप परिवर्तन नहीं होते। जैसे गया, जैसे वह वहां आया वैसे ही वो काम हो गया, इस तरह से। तो जैसे लिख दिया तो फिर वैसे ही लिखना, वैसे ही नहीं लिख सकते। समुच्चय बोधक, 2 ये समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, इनके भी रूप परिवर्तन नहीं होते। विस्मयादि बोधक, इनके भी रूप परिवर्तन नहीं होते। विकारी शब्द, विकारी शब्द अब पहले एक एक करके लेंगे आप, क्योंकि शब्दों का टॉपिक बड़ा है, धीरे धीरे क्लियर करेंगे मित्रों। और मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 भाग का वीडियो बनेगा आपका, और कोशिश मैं 2 भाग में करूंगा, लेकिन इतनी हमें जल्दी नहीं है, अभी काफी समय है हमारे पास, लेकिन हम तैयारी अच्छे से करते रहे। मित्रों मेरे वीडियो अगर आपने 2-3 बार भी देख लिए तो अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सरल शब्दों में, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, क्योंकि इतना डिटेल में टैट में आता नहीं है मित्रों। लोग बहुत अंदर से पढ़ के जाते हैं, इतना अंदर से पूछते नहीं हैं। बहुत सही क्वेश्चन आते हैं, सटीक, ना ज़्यादा उलझाने वाले, ना ज़्यादा सरल। उनका एक सही पैटर्न है, टैट में वो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो आपकी योग्यता पर रख रहे हैं कि आप उसके लिए पात्र हैं या नहीं है। इससे सीधी भर्ती नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और आज से फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए, आपने तो भर ही दिया होगा या प्रयास कर रहे होंगे। कल मैं 1-2 दिन में अगर मुझे समय लगा तो मैं उस पर भी एक वीडियो डाल दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, उसमें क्या क्या लिखना है मित्रों। तो अब आते हैं संज्ञा पर। देखिए यह है संज्ञा। व्याकरण में संज्ञा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है, किंतु जब अंग्रेजी के आधार पर, अब अंग्रेजी के आधार पर हिंदी के विद्वान भी संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। पहले तो मैं मित्रों इस बात को समझें, संज्ञा के मूल 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये जो 2 संज्ञा है, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। पहले ये समझिए आप कि संज्ञा क्या है। संसार का कोई भी नाम जिसे हम नाम से पुकार सकते हैं वो संज्ञा है। आप मेरी इस बात को नोट कर लीजिए, जिसका कोई नाम है वह संज्ञा है। किसी को कुछ भी तो कहोगे,
जैसे नदी है, बह रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, नदी। अब सवाल उठेगा कौन सी नदी, सात गंगा नदी के, यमुना नदी के, गोदावरी के, कावेरी के, ब्रह्मपुत्र, जो भी है, तो हम उसे कोई ना कोई नाम अवश्य देंगे। वो नाम ही संज्ञा है। संज्ञा माने नाम, किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, पदार्थ का, कुछ भी हो, नाम हो, वह संज्ञा है। अब हमें ये देखना है कि ये कौन सी संज्ञा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। इसकी पहचान ये है, ये 5 है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पहले जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही समूहवाचक संज्ञा आती थी, ऐसे अलग कर दिया गया। भाववाचक अलग अलग थी, पदार्थवाचक और ये समूहवाचक दोनों साथ आती थी, ये और ये जातिवाचक होती थी। मित्रों, बात है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे सभी शब्द जो संसार में इकलौते होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये मैंने आपको ऐसे ऐसे सूत्र बता रहा हूं जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ये परिभाषा नहीं है व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ये सूत्र है। आपको वहां परिभाषा थोड़ी लिखनी है, आपको वहां टेट में परिभाषा थोड़ी लिखनी है, आपको बस समझना है व्यक्तिवाचक क्या है। संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो अकेला है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे सूर्य, दूसरा सूर्य नहीं है, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, गंगा, किताबों में गीता, हरवंश राय बच्चन की मधुशाला, कामायनी, रामचरितमानस, दूसरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति का नाम राम, रमेश, मोहन, नरेंद्र मोदी, योगी, तो जो भी है वो सब संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो अन्यत्र नहीं है। जैसे रामायण, रामायण, राम, भारत, गंगा, हिमालय, पर्वतों में हिमालय दूसरा नहीं है, अरावली दूसरा नहीं है, गोवर्धन में जहां हम रहते हैं वहां गिरिराज जी दूसरा नहीं है, संसार में दूसरा नहीं है। देखिए, मंदिरों में सोमनाथ मंदिर दूसरा नहीं है। कहेंगे मंदिर तो होगी जातिवाचक संज्ञा, कहेंगे सोमनाथ तो होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उत्तर प्रदेश राज्य बहुत है, लेकिन उत्तर प्रदेश दूसरा नहीं है। बस ये याद रखें, जो दूसरा नहीं है वे सभी शब्द जो संसार में इकलौते होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, वे सभी शब्द जो किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व इसे समझें। वर्ग है किताब, जैसे किताब का नाम है गीता, लेकिन उसका वर्ग क्या है कि वो किताब है। अब किताब एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। नरेंद्र मोदी कौन है? नेता। तो नेता बहुत से, तो एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है शब्द नेता, तो नेता हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पर। जैसे इसके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है पुस्तक, नेता, शिक्षक, पर्वत, नदी, देश और भाषा। जैसे भाषाएं हैं, भाषाओं के बहुत से नाम होते हैं, लेकिन भाषा दूसरी नहीं है। जैसे हिंदी दूसरी नहीं है, लेकिन भाषा तो बहुत सी है। समूहवाचक संज्ञा, अब देखिए समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वे हैं, वे सभी शब्द जिनसे किसी भीड़, समुदाय, झुंड, इकाई का बोध होता हो, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द प्रयोग होते हैं जो समूह में प्रयोग होते हैं। जैसे कक्षा, अब कक्षा आ गई, कक्षा बैठ गई, तो कक्षा कोई लड़की थोड़ी है। कक्षा का मतलब है, कक्षा का मतलब हुआ एक ग्रुप, एक समूह। ऐसे ही भीड़ है, देखिए कक्षा है, सेना है, गुच्छा है, भीड़ है। गुच्छा चाबियों का, अंगूरों का, भीड़, भीड़, भीड़ हो गई। प्रयोग एक वचन में होगी, लेकिन पता समूह का देगी। जैसे भीड़ हो गई, अब भीड़ क्या कोई स्त्री थोड़ी है, भीड़ का मतलब बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। जैसे सेना आ गई, सेना ने आक्रमण किया, किसी व्यक्ति ने आक्रमण नहीं किया, सेना ने आक्रमण किया। सेना का मतलब है सभी ने मिलकर सैनिकों ने आक्रमण किया।
अब आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। वे सभी शब्द जिनसे किसी भाव की सूचना मिलती है, जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता, मन के विचार, विकार, अवस्था आदि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बात को समझें। जैसे रोने को छुआ नहीं जा सकता, प्रसन्नता को छुआ नहीं जा सकता, हंसने को छुआ नहीं जा सकता, ये मन के विकार है, ये इनको स्पर्श नहीं किया जा सकता, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब मित्रों अब आते हैं पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत। पदार्थवाचक संज्ञा वे सभी शब्द जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, जिनका रूप अभी मनुष्य ने अपने अनुसार नहीं डाला है, वे पदार्थवाचक संज्ञा है। देखिए मित्रों बात को समझें। वे सभी पदार्थ जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से सीधे लोहा प्राप्त हुआ, सोना प्राप्त हुआ। अब देखिए मनुष्य ने अपने अनुसार नहीं डाला, सोने से कुंडल बना लिया, अब कुंडल में है तो सोना ही, लेकिन वो पदार्थवाचक संज्ञा नहीं रहा। दूध है, घी है, मक्खन है, वो सभी पदार्थवाचक हैं। जैसे लोहा है, लोहे से बन गया साहब ट्रैक्टर, सरिया, कुर्सी, लेकिन लोहा थोड़ी रहा वो, अब उससे कहेंगे हम कुर्सी, तो वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए मैंने यहां लिखा है जिनका भी रूप परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे धातुओं के नाम पानी, दूध, तेल, ये इत्यादि। मित्रों इस प्रकार हमारा ये आज का टॉपिक यहीं पूर्ण होता है। और जैसा कि मैंने कहा था मैं 20-21 मिनट की वीडियो ही बनाऊंगा, और लगभग 21.5 मिनट हो गई हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मित्रों मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। और इसमें आपको फायदा है, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन भी आप प्रेस करना, जिससे आपको पता लगता रहे कि अब कौन सा वीडियो में डालने वाला हूं। मित्रों व्याकरण की जिम्मेदारी मेरी रही, व्याकरण की ओर से तो निश्चिंत हो जाइए आप, हिंदी की व्याकरण की ओर से निश्चिंत हो जाइए। और टेट में, यूपी टेट में अब साहित्य के सवाल भी आने लगे हैं, जैसे कि जायसी ने कौन सा ग्रंथ लिखा, पद्मावत लिखा, कबीर ने कौन सी भाषा प्रयोग करी, सदुपकड़ी प्रयोग करी, तो कबीर किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्गुण संप्रदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तरह के सवाल भी आते हैं, उनकी वीडियो में बना दूंगा। पहले धीरे धीरे व्याकरण को कंप्लीट करने दो, अगली वीडियो कल या तो कल आ जाएगी, नहीं तो मैं परसों डाल दूंगा, और तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आप फॉर्म भरिए आराम से, कोई गलती मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। मित्रों सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे मित्रों। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।